और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। देश की सरहद पर भारत के जवान डटे हुए हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सौगंध है। आप सभी तैयार हो? तो देश की सरहद पर भारत के जवान अभी भी डटे हुए हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी एक जिम्मेदारी है। और आपको बीएसएफ जवानों की वो पोस्ट अब दिखाएंगे जहां से पाकिस्तान पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। साथ ही बात उन हथियारों की भी करेंगे जो दुश्मन के लिए मौत का सायरन है। देखिए, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां हथियारों से ज्यादा मजबूत इरादे होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और सीमा सुरक्षा बल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान की चौकियों पर। और जो टेरर लॉन्च पैड्स है, यानी कि जो आतंकी लॉन्च पैड्स है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। ये वो हथियार हैं जो यहाँ इस समय प्रदर्शनी में रखे गए हैं। इन्हीं हथियारों का प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया और काफी बहादुरी से उन्होंने पाकिस्तान की जो चौकी उनको ध्वस्त किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बीएसएफ के आईजी जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि 70 पाकिस्तानी जो चौकियां हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और साथ ही में जो आतंकी जो लॉन्च पैड्स हैं उनको भी ध्वस्त किया गया और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया गया कि भारत जो है आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं जो यहाँ पर तैनात हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने किस प्रकार से इस पूरी भूमिका को निभाया। मुझे बताइए हथियार कौन सा है और इसका प्रयोग कैसे किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? सर, इसका नाम है गन मशीन मेग 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ये 360 डिग्री घूमकर फायर करता है। इसका रेंज है 200 से लेकर 1800 मीटर रेंज है इसका। और ये दुश्मन के ऊपर ऐसी फायर करता है कि उसको हिलने भी नहीं देगा मौका से। एक बार जहां फिक्स किया हमने बुरी तरह उसके ऊपर फायर डालता है। इसका बेल्टेड अम्यूनिशन है। जो भी जहां से भी उनका नाकाब हरकत को हमने इससे फायर करके रोका गया है। तो इससे ड्रोन्स भी उड़ाए गए? ड्रोन्स भी इससे उड़ाया गया है। ये हवाई रेंज को भी फायर करके ड्रोन को भी उड़ा देता है। काफी उपयोगी साबित है। ये 360 डिग्री घूमता है और रेंज हवाई रेंज को भी फायर किया जाता है। देखिए, ये जो अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे गए हैं। हम यहाँ पर बीएसएफ के जवानों से बातचीत करते हैं। ये वही बीएसएफ के शूरवीर हैं जो उस समय सीमा पर तैनात थे यहाँ पर जम्मू में। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन हथियारों का प्रयोग कैसे किया गया और ये हथियार कितने उपयोगी साबित हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सर, मुझे बताइए कि ये जो हथियार है ये क्या है और इसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे किया गया? इस हथियार का पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है। और इस हथियार के द्वारा हम दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियाँ, छोटे हथियार और उसके मोर्चों को बर्बाद कर सकते हैं। और सिंदूर के दौरान हमने इससे फायर किया और ये काफ़ी कामयाब रहा हमारे। तो इससे क्या पाकिस्तानी चौकियों पर हमला हुआ इस हथियार से? हाँ, इस हथियार से बिल्कुल पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर फायर किया गया और काफ़ी इंजर्ड हुए पाकिस्तानी। आप बताइए मुझे ये कौन सा हथियार है और इसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में कैसे किया गया? इस हथियार का नाम एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल है। इसे हम 1800 मीटर और 1300 मीटर के रेंज को प्राप्त करते हैं। जरूरत के अनुसार हम इसके बैरल को बदली करते हैं। बैरल, बोल्ट और मैगजीन और साइड को बदली करते हैं। इसकी मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं और ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। ये सिंगल राउंड ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन पे काम करता है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये कितना जो है प्रभावी साबित हुआ? इसने अपने पूरे टारगेट को अचीव किया है। इसका काम बंकर को बर्बाद करना है, इसने बंकर को बर्बाद किया। टावर को गिराया है, इसने गिराया है। ड्रोन को मार गिराने में भी इसका प्रयोग किया? इसका प्रयोग ड्रोन को मार गिराने में नहीं किया जाता, चौकियों को उड़ाने के लिए। जी। तो मुझे बताइए कि जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे चला, आप लोग वहाँ सीमा पर तैनात थे उस समय, तो कितना चुनौतीपूर्ण था और वहाँ पर जो माहौल था वो क्या था उस समय? माहौल तो जो इसी काम के लिए हम लोग डेजिग्नेटेड हैं, यही काम करने के लिए हम लोग हैं, तो हमने अपने काम को किया है बस। हम यहाँ पर कुछ और भी बीएसएफ के जवानों से बात करते हैं क्योंकि एक और हथियार यहाँ पर प्रदर्शनी में है। इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, ये हथियार क्या है? ये सर है 12.7 mm एडी गन। एडी गन? जी सर।
तो इसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस चीज के लिए किया गया था, जरा विस्तार से बताइए। ये सर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर जो भी उनके एंटी क्राफ्ट जो भी मतलब बीपी जो गाड़ियां थी, उनके जो मतलब बंकर थे, उनके जो मोर्चे थे, उनके बीओपीज को सर इसने निस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। क्योंकि सर इसके जो बुलेट की जो मारक क्षमता है सर वो है तो ये 10 से 12 mm की लोहे की चादर को भी भेज सकता है। अच्छा जी, तो ऑपरेशन सिंदूर में काफी अहम भूमिका रही, अहम भूमिका रही सर इससे, काफी उपयोगी साबित हुआ ये जी हथियार। जी जी सर। तो ये सभी अत्याधुनिक हथियार है अभी हाल ही में। जी सर, और सर ये बेल्ट लोडेड और क्रू वेपन है सर। इसमें 3 बंदे काम करते हैं, जो इसमें जो बेल्ट के जरिए आप इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 1 मिनट में जो इसका है 1 मिनट में 750 राउंड प्रति मिनट है सर। ठीक है, ठीक है। और इसकी कार जो रेंज है वो 2 किलोमीटर है। यहाँ पर एक और हथियार रखा गया है, इसके बारे में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। सर ये हथियार क्या है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी हाँ श्रीमान, ये हथियार का नाम 84 mm CGRL है। ये स्वीडन का बनाया हुआ है। अच्छा। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की पैदल सेना, उसके बख्तरबंद गाड़ियाँ और उसके टैंक को बर्बाद करने के लिए करते हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। जी हाँ, इसका ऑपरेशन सिंदूर में बहुत प्रयोग हुआ और सार्थक परिणाम निकले हैं। काफी उपयोगी साबित हुआ है। जी हाँ, इसने दुश्मन के काफ़ी जो बैंकर को नुकसान पहुंचाया, जो कि साफ देखा जा सकता है। इसके जरिए क्या मोटर शेल दागे जाते हैं? इसमें क्या है, बम डाले जाते हैं। अच्छा, बम डाले जाते हैं। हाँ जी, और इस हथियार का कोई रेंज नहीं होता है, इसके बमों का रेंज होता है। जैसे टैंक के खिलाफ हमने बम डालना है तो उसका 500-600 मीटर होता है। जैसे सेना के खिलाफ जो बिखरी सेना, पैदल सेना के खिलाफ करना है तो उसका 1000 का रेंज होता है। यानी जिस प्रकार हम बम डालेंगे उसी प्रकार उसका रेंज होता है। तो समूचा देश, समूचा राष्ट्र बीएसएफ के जवानों को नमन करता है, उनके शौर्य को नमन करता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने जो शौर्य दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, समूचा राष्ट्र जो है कृतज्ञ है हमारे सुरक्षा बलों का कि जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान में जो स्थित आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स है, आतंकी कैंप है, उनको ध्वस्त किया गया, पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया गया और एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट और कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। सरहद जहां वो सपूत तैनात होते हैं जो हमारी नींद की कीमत अपने जागते पहरों से चुकाते हैं, जिनके हथियारों में सिर्फ बारूद नहीं बल्कि भरोसा, तैयारी और वो संकल्प छिपा होता है जो हर हाल में तिरंगे को ऊंचा रखने की कसम खाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के वीर जवानों ने उस संकल्प का पालन पूरे जोश और जज्बे के साथ किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लिया जाए, जिससे दुश्मन के बेदम हौसलों को पूरी तरह से ध्वस्त भी किया जा सके। क्या आप सभी तैयार हो? 100 मीटर, फिगर 11 टारगेट, सिंगल शॉट, फायर। भारत पाकिस्तान सीमा पर पहला डिफेंस जो है बीएसएफ का होता है। और देखिए किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो पोजीशन लिए खड़े रहते हैं कि अगर परिंदा भी पर मारता है तारबंदी के आसपास तो उसी समय लुढ़का दिया जाए। ये किशनगढ़ का इलाका है और किशनगढ़ के इलाके के ठीक सामने इस्लामगढ़ है पाकिस्तान का, जहां 1971 में कब्जा किया था मेरे फौज ने। और ये अचूक निशाना साध रहे हैं बीएसएफ के हमारे जवान जो इंसासा राइफल से, जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है। हालांकि 400 मीटर तक में ये लुढ़का देते हैं। मगर देखिए किस तरह से यहाँ पर जब तापमान राजस्थान के रेगिस्तान में 50 डिग्री के आसपास होता है तो दुश्मनों से मुकाबले के लिए बीएसएफ किस तरह से तैयार रहती है। और फायरिंग का इनका एक ऐसा अचूक निशाना है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान से जब भी कोई दुस्साहस किया गया है हमारे बीएसएफ के जवानों ने करारा जवाब दिया है। और यही वजह है कि 71 के बाद जब भी आते हैं हमारे दुश्मन सीमा पार दूर से ही देखते रहते हैं,
भारत के बीएसएफ के जवानों को कभी उनकी हिम्मत हो नहीं पाती है कि पास भी भटकें। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फौज जो है लोंगेवाला के सामने रहमियार खान के इलाके में इकट्ठा हुए थे, राजस्थान के रेगिस्तान में। मगर बीएसएफ के जवान जिस तरह से पहरेदारी कर रहे थे, परिंदा भी कोई पर मारने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये वो इलाका है बॉर्डर का, पाकिस्तान के फेंसिंग का, जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं, सामने पाकिस्तान का पोस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ तमाचे वाला पोस्ट है और दूसरी तरफ बिलाल पोस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद घबराया पाकिस्तान जब ड्रोन अटैक कर रहा था, तो बीएसएफ के जवान एक एक करके गाजर मूली की तरह उनके ड्रोन को काट कर गिरा रहे थे। और यही वो एलएमजी मशीन थी जो मूवेबल मशीन है, और इस तरह से गाड़ी पर रखकर इसे घुमाकर चलाया जा रहा था और इसी मशीन से एक एक करके ड्रोन को गिराया जा रहा था। दर्जनों ड्रोन यहाँ पर गिराए गए। यह इलाका है रहमियार खान से सटा हुआ, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में उनके एयरबेस को नेस्तानाबूद किया गया था और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना यहाँ पर जमवाड़ा लगाए हुए थी। मगर सेना के जवान का हौसला है, और इस तरह से हमारी जो एलएमजी है कितना सक्षम है उनके ड्रोन को, नकली ड्रोन को जो तुर्की से लेकर और चीन से लेकर आए थे, उसे मार गिराने में ये हमारे जवानों के हौसले दिखा रहे हैं। विमल भाटिया और मनीष के साथ शरद कुमार, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जैसलमेर। तो पहलगाम में हुए कायराना हमले के जवाब में भारत ने जो एक्शन प्लान बनाया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, और एक ऐसा प्लान जिसने दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आतंक के खिलाफ भारत के जवाब के बाद ऑपरेशन सिंदूर देशवासियों के जहन में बस गया। लोगों को इसमें भारतीय सेना का पराक्रम भी दिख रहा है और साथ ही उन बहनों का दर्द भी जिनके माथे का सिंदूर दहशतगर्दों ने सदा के लिए मिटा दिया। सिंदूर को बेशकीमती माना जाता है, जो कि सुहागिनों का सबसे प्रिय श्रृंगार होता है, इसलिए इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय सेना ने पाक के आतंकी संगठनों के खिलाफ अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया, उसका ऐलान ऑपरेशन सिंदूर का एक लोगो जारी करके दिया गया, जिसमें बताया गया कि सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का ये लोगो किसने बनाया था, अब इसकी भी जानकारी सामने आई है। दरअसल भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर का लोगो 2 जवानों की ओर से डिजाइन किया गया था। इस लोगो ने देश के करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह की ओर से डिजाइन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न केवल देश की सीमाओं तक संकुचित नहीं, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी भारतीय रहते हैं, आतंक के खिलाफ इस एक्शन में वो भारत के साथ मौजूद हैं। ऐसा ही एक संदेश सिंगापुर से आया है। सिंगापुर की वैशाली भट्ट और उनके पति सौभाग्य से पहलगाम हमले से वो बचकर निकल आए थे। जवाबी एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने पर सिंगापुर की वैशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको आपके सामने है, वो बता देते हैं क्या है। दिल्ली में तैनात पुलिस वालों को अब वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो पोस्ट करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसे वर्दी का दुरुपयोग करार देते हुए सख्त चेतावनी भी जारी की है। एक आधिकारिक मेमो के जरिए कहा गया कि ऐसा करना दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का सीधा सीधा उल्लंघन होता है और इसे बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। जो वर्दी में सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हुए पाए गए, अब इन सभी को 15 जून से पहले संवेदनशीलता प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्दी में अब सोशल मीडिया एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है और
ये बड़ी जानकारी 15 जून से पहले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण सौंपा गया। और देखिए, दिल्ली में तैनात पुलिस वालों को अब सख्ती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी पहनकर आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी पुलिस वाले रील्स बनाते थे या वीडियो पोस्ट करते थे, उस पर सख्ती हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, जिन्होंने कहा है कि वर्दी का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। आधिकारिक मेमो भी जारी किया गया है। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, अब देखिए एक नई गाइडलाइन सामने आ गई है। अब सोशल मीडिया पर अगर रील डाली जाएगी किसी पुलिस वाले द्वारा तो क्या आगे होगा, उसको लेकर भी क्या कोई बयान सामने आया है? क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। हम भी जब आप स्वैप करते हैं इंस्टा या फिर फेसबुक, आपको तमाम रील्स दिखाई पड़ जाती हैं जिसमें यूनिफॉर्म में पुलिस वाले होते हैं, या कई बार आपको सेना की यूनिफॉर्म में कुछ लोग रील होते हैं दिखाई पड़ते हैं। अब पुलिस वालों के लिए खासकर दिल्ली पुलिस ने एक साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने सिपाहियों को, अपने ऑफिसर्स को, कि आप रील्स में, आप अपनी यूनिफॉर्म में कोई भी रील या वीडियो नहीं डालते हैं। आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है। और अगर कोई भी यूनिफॉर्म में इस तरह की कोई काम करता है तो वो यूनिफॉर्म की बेइज्जती मानी जाएगी, उससे आपके पास कार्रवाई हो सकती है। ये पहले से ही पुलिस के रूल बुक में है कि आप यूनिफॉर्म में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस तरह से सोशल मीडिया पर जाए। लेकिन फिर भी कई लोग, इनमें कुछ पुलिस वाले होते हैं, कुछ टैलेंट होता है, कोई गाना गाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई कुछ करता है, वो सब भी अपनी रील्स लगातार डाल रहे थे। उन्हें अब हिदायत दे दी गई कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप काम कैसा कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप रील किस लिए बना रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। बस सीधी सी बात है कि आप यूनिफॉर्म में किसी भी तरह की कोई रील नहीं डालेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ना मनीष कि आप इस पद पर हैं, इस ओहदे पर हैं, कि आपको अपनी ड्यूटी के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील तो होना ही होगा, क्योंकि वो मैसेज जो है वो सीधा सीधा जनता को कन्वे होता है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मॉनसून की। तो मानसून की एंट्री के बाद महाराष्ट्र, हैदराबाद और कर्नाटक के ज्यादातर इलाके जमकर उन पर बारिश हो रही है और लगातार बारिश से आम रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। इस बीच सैलाब के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा अहमदनगर में सैलाब के बीच में जब लोग फंस गए तो उन्होंने गांव के पास मौजूद आर्मी के जवानों से बचाने की गुहार लगाई। फिर एक टीम उनकी मदद के लिए पहुंची। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो दिखाते हैं आपको। मई का महीना है। मॉनसून की आमद और बारिश का आलम ये कि सड़कों पर लबालब पानी भरा है। घर जलमग्न, सड़कें समंदर और मुश्किल में फंसी जिंदगियां। ऐसे में रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहां हालात बाढ़ जैसे हैं। जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। अहिल्यानगर के खडगी और वाल्की गांव में पानी में घिरे लोगों को किस तरह घर से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ और तस्वीरें देखिए। रस्सी से मानव श्रृंखला बनाई गई, क्योंकि डर है कि पानी के बहाव में बचाने वाले खुद न बह जाएं। फिर बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक कर किनारे लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस वाले भी शामिल हैं। देखिए कैसे पुलिस के जवान खुद पानी में उतरकर बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सियों के सहारे किनारे पर ले जाने में मदद कर रहे हैं।
अगली तस्वीर देखिए, पानी बस्ती से गुजर रहा है और पानी के दरमियान लोग फंसे हैं। अहिल्यानगर में मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और अनुमान के मुताबिक ही मूसलाधार बारिश हुई और स्थानीय नदी में उफान आने से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। अब धाराशिव जिले की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांवों और कस्बों को जोड़ने वाले पुल जलमग्न हो गए। पुल पर पानी बहने लगा, लेकिन लोग मजबूरी में इन पुलों को पार करने पर मजबूर हैं। जालना में भी भारी बारिश के चलते छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। गांव का आपस में संपर्क कट गया और ग्रामीणों को बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। वाशिम में बीते दिन शाम 6 बजे के करीब तेज बारिश शुरू हुई और रात 8 बजे तक पानी दुकानों के अंदर घुस गया। पानी घुस जाने से काफी परेशानी का सामना दुकान मालिकों को करना पड़ा। अकोला शहर में भी 1.5 घंटे की तेज बारिश ने सड़कों को नालों में तब्दील कर दिया। वाटर लॉगिंग का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। कई घरों में पानी घुस गया। सोलापुर के बारशी तुलजापुर मार्ग पर रेलवे पुल के नीचे पानी में एक बस फंस गई। बस में 27 यात्री सवार थे। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए और अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बचाव के हर मिशन में दांव पर सिर्फ जाने नहीं बल्कि उम्मीदें और भरोसे की सांसें टिकी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश की वजह से देश के अलग अलग राज्यों का क्या हाल है वो तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। अब एक हफ्ते पहले केरल में मानसून की दस्तक देने के बाद अब ये पूरी रफ्तार से देश के बाकी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में मानसून की जबरदस्त एंट्री के बाद अब बारी है पूर्वी भारत की। लेकिन अच्छी खबर इसी बीच ये है कि मानसून की इस रफ्तार को देखते हुए गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। समय से पहले मानसून ने केरल में दस्तक दी। रिकॉर्ड 24 घंटे में साउथ वेस्टर्न मानसून केरल से महाराष्ट्र पहुंचा और अब मानसून पूरी रफ्तार से पूरे देश में बारिश कराने बढ़ चला है। पश्चिम भारत में मानसून की जबरदस्त एंट्री के बाद अब बारी है पूर्वी भारत की। एक नया साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बन रहा है, जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। मानसून का सिस्टम लगभग देश के 1/3 हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है, जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मानसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके 29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। इस साल 24 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी, जबकि मानसून सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है और फिर 24 मई को ही मानसून ने केरल से लेकर महाराष्ट्र की दूरी तय कर ली। इस साल कम बर्फबारी और बढ़ी नमी ने मानसून के जल्दी आने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा मानसून एक्टिव मेडन जूलियन ऑक्सिलेशन यानी मोजो ने भी मानसून को रफ्तार दी है। मोजो हिंद महासागर में पैदा होता है। ये 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पूर्व की ओर यात्रा करता है। इसके अलावा मई में न तो एल नीनो और न ही ला नीनो प्रभावी है। ये स्थिति मानसून की रफ्तार को बढ़ा रही है। यही नहीं, न्यूट्रल इंडियन ओशन डायलॉग यानी IOD ने भी मानसून का काम आसान किया है।
मॉनसून के जल्दी आने की एक और वजह सोमाली जेट बताई जा रही है। ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती है। माना जा रहा है कि सोमाली जेट के तेज होने के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग यानी मानवीय कारण रहे हैं। कारण यही है कि जितना मानसून का अंग है, जैसे आप हीट लो बोलिए जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर ज़्यादा गर्मी होता है, नहीं तो तिब्बत के ऊपर जो हाई प्रेशर डेवलप होता है वार्म हाई, नहीं तो आप जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डेवलप होता है सदर्न इंडिया में त्रिवेंद्रम लैटिट्यूड के आसपास, नहीं तो मास्करेन जो आइलैंड्स है सदर्न हेमिस्फीयर जो एक्टिव होता है, ये सभी जो मानसून एडवांस के लिए अनुकूल होना चाहिए वो सभी टाइम से पहले भी अनुकूल है। प्रोसेस आप देखेंगे जैसे कि मेडन जुलियन ऑसिलेशन वो अभी बहुत एक्टिव है और इंडियन रीजन में इसका प्रभाव में आपका कन्वेक्टिव एक्टिविटी क्लाउड मध्य बढ़ रहा है। और जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे इस बार मानसून अच्छा ही होगा और एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। और अभी शुरुआत में तो डेवलपमेंट अच्छा ही हुआ है और एक्सेस रेनफॉल हो रहा है जहाँ जहाँ मानसून अग्रसर हो चुके हैं। इस वक्त देश में मॉनसून के कई सारे सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं, जिससे मॉनसून पूरे देश को तेजी से कवर कर रहा है। प्रायद्वीप भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का सिस्टम एक्टिव है। ये मॉनसून जून से सितंबर तक के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश लाता है। दूसरा लो प्रेशर यानी कम दबाव का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है और बंगाल और ओडिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के आसपास देखा जा रहा है, जो 29 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से अपना असर दिखाएगा। आप क्लाउड्स देख रहे हैं, जो शेयर जोन देख रहे हैं, तो ये सारा पैटर्न जहाँ जहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है उसका हमारा यही मीनिंग है कि वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो केरला के लिए हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहेगा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली घाट एरिया नीलगिरी में आज भी एक्सट्रीमली हैवी रह सकता है। केरला में पहले एक्सट्रीमली चल ही रहा है ऑलरेडी। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है। इसके अलावा कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी है। इसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी, लेकिन फिर भी ये एक्टिव फेज में ही रहेगा। हैवी वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। ब्रेक फेज भी आने वाला है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो आप लो प्रेशर की बात करें नॉर्थ वेस्ट वे में, उसका प्रभाव उड़ीसा के लिए रहेगा। उड़ीसा में 3 दिन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रह सकता है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया। अनुमान है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और उसके आसपास 29 मई से 30 मई को तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साथ ही हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्टोरी की। यूपी की राजधानी लखनऊ में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने की तैयारी है। अब मंदिरों को अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अलीगंज हनुमान मंदिर से की जाएगी। दरअसल यहां मंदिरों में अपराधियों की पहचान के लिए एआई आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। इस नई तकनीक से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और मजबूती भी मिलेगी। पर्यटन विभाग ने पहले हनुमान सेतु मंदिर में इस तकनीक का परीक्षण किया। अब ये तकनीक अलीगंज के मंदिर में भी लागू कर दी गई है। इसके जरिए मंदिर में एंट्री करते ही लोगों के चेहरे स्कैन कर दिए जाएंगे। यदि कोई अपराधी पाया गया तो तत्काल अलर्ट जारी होगा। हालांकि यह अभी शुरुआत है, इसके बाद इस तकनीक को और भी विस्तार देने पर विचार है। लखनऊ के बाद ये तकनीक अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में भी लागू कर दी जाएगी। देखिए, सरकार की पहल ये है कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी धार्मिक स्थान पे कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसमें सबसे बड़ी ये फेस रिकग्निशन की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरे कहते हैं इनको, और ये एक चेहरे का बहुत बड़ा रिजोल्यूशन निकाल के एक एक स्पॉट चेहरे का वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है। और अगर पुलिस के पास फोटोएं होती हैं
सबकी बदमाशों की, अराजक तत्वों की, तो उससे अगर वो मैच कर जाता है तो उसका रिकॉग्निशन तुरंत हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसी बेटी की जिसने महज 12 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना कई लोग देखते हैं लेकिन हकीकत में तब्दील नहीं कर पाते। नागौर की रहने वाली 12 साल की भार्गवी ने एक बार फिर से ताइक्वांडो चैंपियंस कप में अपना परचम लहराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुल मिलाकर इस छोटी सी उम्र में उनके पास कुल 27 गोल्ड मेडल है। इसके अलावा वो 2 बार स्टेट चैंपियन का गौरव भी प्राप्त कर चुकी हैं। भार्गवी ने अपनी 3 साल की उम्र में कराटे खेलना शुरू किया था और 4.5 साल की उम्र में राजस्थान की सबसे छोटी उम्र की ब्लैक बेल्ट विजेता बनकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी उन्होंने दर्ज करवाया। 10 गोल्ड मेडल जीतना आसान नहीं है और मैंने अब तक गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करी है। मेरे पास अभी सिल्वर 1-2 मेडल है। मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है। सुबह मैं पढ़ाई करती हूँ और शाम को अपने खेल के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं 1-2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और छुट्टियों में उन्हें ज्यादा टाइम देती हूँ प्रैक्टिस को। अपनी मुराद पूरी होने पर भक्त शिरडी के साईं बाबा के चरणों में करोड़ों रुपए के आभूषण चढ़ाते आए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से हर साल हजारों किलो आम साईं बाबा को अर्पित करते रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के इस भक्त ने साईं बाबा मंदिर को 3500 किलो केसर आम का चढ़ावा चढ़ाया है। आम की मिठास से महक रहा है शिरडी का साईं दरबार। भक्तों को प्रसाद में मिल रहा मीठे मीठे आमों का रस। साईं बाबा मंदिर के प्रसादालय में यूं तो भक्तों को रोजाना प्रसाद में खाने के साथ कुछ ना कुछ मीठा दिया जाता है, कभी बर्फी, कभी लड्डू तो कभी शीरा, लेकिन इन दिनों प्रसादालय में भक्तों को आमरस का प्रसाद दिया जा रहा है, वो भी इतना स्वादिष्ट कि भक्त आमरस का स्वाद भुलाए नहीं भूल पा रहे। 6 साल से शिरडी में आ रहे हैं, साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं और हमेशा लंगर खा के जाते हैं, भंडारा खाते हैं। पहली बार हमें आमरस मिला है और इतना स्वादिष्ट है, ये हम अपने घर पे भी नहीं खा पाते, इतना स्वादिष्ट है। बाबा का इतना प्रसाद इतना मस्त है। ये हम यहाँ पे शिरडी में पहली बार दर्शन करने आए और हमें यहाँ पे आके भोजन प्राप्त हुआ। यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है और ये आमरस बहुत स्वादिष्ट है। आज हमें 6 सालों में पहली बार यहाँ पर आमरस मिला है। पता चलता है कि किसी भक्त ने बाबा को बहुत सारे हम बाबा के चरणों में दिए हैं, जिससे हमें आज आमरस खाने को मिला और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है। यूं तो अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त शिरडी के साईं मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। सोने, चांदी, हीरे के कीमती आभूषण कैश से बाबा की झोली भरते रहे हैं, लेकिन साईं बाबा के एक ऐसे भी भक्त हैं जो पिछले 6 सालों से हर साल अपने बागान से हजारों किलो केसर आम अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर के किसान रविंद्र करगल ने इस साल भी साईं बाबा को 3500 किलो केसर आम का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसे ट्रस्ट ने मशीन के जरिए आमरस बनवाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया। बाबा के दर्शन के बाद भक्त जो है बाबा की झोली में भर भर के दान देते हैं। यहाँ प्रसादालय में भी जो है भक्त जो है वो सब्जियां है, गेहूं है, अलग अलग प्रकार का दान इधर भी मिलता है। तो कल करगल बंधु करके शिरोर नारायण बाग के बाबा के भक्त है, वो पिछले 6 साल से यहाँ केसर के आंबे जो है वो आम जो है वो भेंट देते हैं। कल उन्होंने लगभग 3500 केजी आम केसर आम जो है वो प्रसादालय में दिए है। उसका आम का रस जो है वो आज सुबह से जो है वो भक्तों को जो है वो प्रसाद के तौर पर जो है वो दिया जा रहा है। साल 2020 में रविंद्र करगल ने 5000 किलो आम दान किए थे। उस समय साईं भक्तों को 6 दिनों के लिए प्रसाद दिया गया था। 2021 में 2500 किलो आम दान किए गए थे। उस समय भक्तों को 3 दिनों के लिए प्रसाद दिया गया था। 2022 में 5000 किलो आम दिए गए। उस समय भक्तों को 3 दिनों के लिए प्रसाद दिया गया था। 2023 में 2527 किलो आम दान दिए गए। उस समय भक्तों को 2 दिन तक प्रसाद दिया गया। इसी तरह 2024 में रविंद्र करगल ने 3250 किलो आम दान किए
और अब साईं बाबा के भक्त करगल परिवार ने 3500 किलो आम दान किए हैं। इस बार 2 दिनों तक भक्तों को प्रसादालय में आम रस का प्रसाद दिया जा रहा है, जिसे पाकर साईं बाबा के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के सहारनपुर का एक आम का पेड़ इस समय चर्चा में है। इसकी वजह है कि इस पर 121 किस्म के आम आते हैं। आखिर ये कमाल कैसे हुआ और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम की वैरायटी तो आपने काफी देखी होगी, उनका स्वाद भी चखा होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आम के एक ही पेड़ पर 20-30 किस्म के नहीं बल्कि 121 किस्म के आम उगते हों। यूपी के सहारनपुर में कंपनी बाग के औद्यानिक प्रशिक्षण केंद्र ने ये कमाल कर दिखाया है। यही वो आम का पेड़ है जिस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। ये पेड़ 20 साल पुराना है। आम का ये पेड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इसलिए इस पेड़ तक जाने के लिए खास सड़क भी बनाई गई है। ये वही पेड़ है जिसमें आम के 121 वैरायटी लगी हैं, कलम बांधी गई है। इसमें जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें राम केला जैसे प्रजाति एक लगी है, आम की रंगीन प्रजाति में पूसा प्रतिभा लगी है, और इस तरफ आप देख रहे हैं लंगड़ा दशहरी चौसा बांधा गया है, जैसी मुख्य वैरायटी है। और CISH लखनऊ की कुछ वैरायटी हैं, वो भी बांधी गई हैं इसमें। तो इस तरह ये पेड़ 121 वैरायटी को पूरा करता है। एक पेड़ से 121 किस्म के आम की पैदावार चमत्कारी बागवानी के प्रयोग का नतीजा है। ये अनूठा प्रयास करीब 10 साल पहले शुरू किया गया था। आम के इस पेड़ की देखरेख के लिए विशेष नर्सरी इंचार्ज भी नियुक्त किए गए थे, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने सन 2016 के आसपास आम की 121 प्रजातियों की कलम बांधी थी। इससे न केवल हमारे किसान भाइयों को आय बढ़ेगी, बल्कि इससे जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पेड़ पर लगने वाले आम के 121 किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, आम्रपाली, लखनऊ सफेदा, टॉमी एटकिंग्स, पूसा सूर्या, रटौल, सहारनपुर अरुण, सहारनपुर वरुण, सहारनपुर सौरभ, सहारनपुर गौरव और सहारनपुर राजीव शामिल हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो रंगीन प्रजाति हैं उन पर फोकस किया गया था, जैसे कि पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा लालिमा। ये सब आम की बौनी किस्म की प्रजातियां हैं जो कम क्षेत्रफल में पास कम दूरी पे लगाई जाती हैं, और इनकी जो कि मार्केट वैल्यू भी अच्छी होती है। और साथ ही इसमें कुछ लोकल वैरायटी जैसे पत्थर है वो भी लगाई गई हैं, जिससे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इनकी जानकारी मिले और वो नई प्रजातियां अपनाएं। इस तरह का प्रयोग किसानों की आमदनी को बढ़ाने और नई किस्मों के प्रचार प्रसार का जरिया बन रहा है। इस मॉडल को किसान अपने किचन गार्डन या फार्म हाउस पर अपनाकर आम की कई किस्मों की पैदावार एक ही पेड़ से ले सकते हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे।